टॉप 15 प्लेयर जैसे पवन शेरावत, मोहम्मद रेजा सादलू, सिद्धार्थ देसाई, प्रदीप नरवाल जैसे बड़े प्लेयर्स हमें सीज़न 11 के ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रो कबड्डी सीज़न 11 के ऑक्शन के बारे में, उन 15 बड़े प्लेयर्स के बारे में जो कि रिलीज़ होने वाले और बहुत हाई चांस है कि वो हमें ऑक्शन में देखने को मिल जाए। रीज़न है हाई प्राइस और ये परफॉर्मेंस का भी रीज़न हो सकता है। और इनमें से आपको कुछ सीज़न 10 के रिटेन प्लेयर्स भी नज़र आएंगे जिनका प्राइस ऑफिशियली कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता प्रो कबड्डी द्वारा, लेकिन इस वीडियो में उतने अराउंड रिटेन किए गए थे ऐसा आपको जानने को मिल सकता है और परफॉर्मेंस के कारण वो खिलाड़ी रिलीज होंगे। जैसे आप सबको पता है कि जुलाई से सितंबर का एक मंथ सामने आया है जब प्रो कबड्डी देखने को मिल सकता है, बहुत अपडेट्स आए हैं। और इस विंडो को कंसीडर किया जाए तो ऑक्शन हमें मई के मंथ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जुलाई से सितंबर में अगर लीग को कराना है तो मई में हमें ऑक्शन देखने को मिलेगा। अब अगर इस विंडो को कंसीडर किया जाए तब इस वीडियो में हम ऑक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मई में अगर ऑक्शन है तो ये वीडियो जल्दी लाने का यही कारण है क्योंकि अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, तो अप्रैल के मंथ में ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये वीडियो बन चुका है और मैं सबसे पहले प्लेयर के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले प्लेयर यहाँ पे पवन कुमार शेरावत है, सबसे बड़े नाम जो कि ऑक्शन में देखने को मिलने वाले सीजन 11 में। ये आप ऑलमोस्ट कंफर्म समझ लो, तेलुगु टाइटंस इनको रिटेन नहीं करने वाली। नए कोच जरूर कृष्ण कुमार हुड्डा बन चुके हैं, लेकिन पवन शेरावत का आप सबको पता है क्या हिस्ट्री रहता है जब ये ऑक्शन में जाते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन जाते हैं। लास्ट सीजन भी अच्छा परफॉर्मेंस प्रो कबड्डी में किया है, लेकिन इनका रीज़न है ऑक्शन में जाने का वो है हाई प्राइस। लास्ट सीजन के भी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, 2,60,50,000 में इनको ख़रीदा गया था और ये प्राइस में 21 मैचेस में 202 रेट पॉइंट स्कोर किया। रेट पॉइंट्स तो बढ़िया किया, टीम कुछ नहीं कर पाई लास्ट सीजन भी। और पवन कुमार शेरावत इस बार हमें ऑक्शन में देखने को वापस मिल जाएंगे, ये मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ। अब टाइटंस का क्या प्लानिंग है, आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा जरूर, पर 5.5 करोड़ का क्यों ना हो जाए, लेकिन पवन कुमार शेरावत हमें इस बार भी ऑक्शन में देखने को मिलेंगे क्योंकि तेलुगु टाइटंस की टीम रिवैम्प होने वाली है, एक नया स्क्वाड बनाने वाली है और पवन कुमार शेरावत को रिलीज़ करना पड़ेगा तेलुगु टाइटंस को। और पवन कुमार शेरावत सबसे पहले और बड़े नाम है जो कि सीजन 11 के ऑक्शन में हमें देखने को मिल जाएंगे। इसका एक साफ से रीज़न है, 2,60,50,000 में आपने खरीदा तो 15% वाला रूल है रिटेन करना, तो इतना ज़्यादा प्राइस 15% और करके कभी नहीं हो सकता और पवन कुमार शेरावत ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। दूसरे बड़े नाम यहाँ पे होने वाले प्रदीप नरवाल, डुबकी किंग प्रदीप नरवाल भी ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे सीजन 11 में। आप सबको पता ही होगा सीजन 8 के ऑक्शन में इतिहास रचा था, 1,65,00,000 में बिके थे। सीजन 9 में भी ये ऑक्शन में गए जहाँ पे 90 लाख में यूपी उदास ने एबीएम में खरीदा। लास्ट सीजन रिटेन किए गए थे प्रदीप नरवाल, अगर आप सबको पता हो। अब देखो प्राइस मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, इसके आसपास ही रिटेन हुए थे और जहाँ तक अपडेट्स है सोर्सेज का माने तो 99 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में रिटेन हुए थे, इसीलिए मैंने एक सिंबल बनाया, इसका मतलब ये ऑफिशियल नहीं है। लास्ट सीजन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 17 मुकाबलों में 122 रेट पॉइंट स्कोर किया था प्रदीप नरवाल ने। और यूपी उदा जिनको रिलीज़ क्यों करेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा डाउन हुआ है और अभी सीनियर नेशनल्स में भी देखने को नहीं मिले। खिलाड़ी बड़ा है लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा कम देखने को मिला, फिर लास्ट के मैचेस में इनको ड्रॉप किया गया। रीज़न सामने नहीं आया था क्या रीज़न से प्रदीप नरवाल को ड्रॉप किया यूपी उदास ने। और प्रदीप नरवाल खुद भी चाहेंगे कि वो ऑक्शन में जाए, एक नई टीम में जाए जहाँ वो डिज़र्व करते हैं। यूपी उदास में ऑलरेडी 3 सीज़न खेल चुके हैं और प्रदीप नरवाल भी हमें ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा यूपी उदास की टीम करने वाली है। आते तीसरे बड़े प्लेयर के साथ जो है मोहम्मद रेजा सादलू चियाने। पुनेरी पल्टन की टीम चैंपियंस है सीज़न 11 की। पुनेरी पल्टन को ऐसा हो सकता है कि करना पड़ रहा है रिटेन, वो चाहती नहीं है सादलू को रिटेन करना। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हाई प्राइस है, 5.5 करोड़ का पर्स है। अगर आप सादलू को रिटेन भी कर लो तब आपके पास बहुत कम पैसे बचेंगे पर्स में, मतलब 15 से 20 लाख बचेंगे, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी को रिटेन और करना है, असलम, मोहित, संकेत और भी एनवाईपी है। तो इसीलिए सादलू का परफॉर्मेंस 24 मुकाबलों में 99 टैकल पॉइंट्स, लास्ट सीजन के नंबर 1 डिफेंडर है, 100 का आंकड़ा करीब छू गए थे। 2.35 करोड़ में सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे सीजन 10 के ऑक्शन में। और अगर इस बार रिटेन करना है तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा 15% इंक्रीमेंट करके, तो इसीलिए मोहम्मद रेजा सादलू का रिटेंशन बहुत ही मुश्किल है। पुनेरी पल्टन को एक तरीके से कह सकते हैं कि करना पड़ रहा है फोर्सफुली रिटेन, वो भी नहीं चाहती है कि सादलू को रिलीज़ करे, लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा है कि पुणे अगर रिटेन करे तो पर्स में कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं, मतलब करीब 15 लाख तक बचेंगे, क्योंकि 4 एनवाईपी को जो साइन करती है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2-3 सीज़न के लिए होता है। इसीलिए सादलू का रिटेंशन बहुत टफ है और इस बार भी मोहम्मद रेजा हमें एक नई टीम या फिर देखते क्या सीन होता है ऑक्शन में ज़रूर देखने को मिल सकते, जिसका चांस बहुत हाई है। चौथे प्लेयर यहाँ पे बाहुबली सिद्धार्थ देसाई है।
अब सिद्धार्थ देसाई बहुत सारे कबड्डी फैंस हम सबके फेवरेट रेडर्स में से आते हैं और लास्ट सीज़न तेलुगु टाइटंस ने रिलीज़ करके ये हरियाणा स्टीलर्स में आ गए, जहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स ने बहुत अच्छा बैटिंग किया। और सिद्धार्थ देसाई मुझे याद है सीज़न 9 में बेस प्राइस में बिके थे, जो एक शॉकिंग था 20 लाख में, लेकिन लास्ट सीज़न 1 करोड़ में हरियाणा स्टीलर्स ने इन्हें ऑक्शन में खरीदा और जितना एक्सपेक्टेशन था उससे मतलब मॉडरेट परफॉर्मेंस किया, लेकिन इनका यूज़ ही नहीं किया मनप्रीत सिंह ने। और 17 मैचेस में 82 रेट पॉइंट स्कोर किया और 1 करोड़ में ऑक्शन में खरीदे गए थे। और जब भी रीज़न पूछा जाता था कि सिद्धार्थ देसाई को क्यों मौका नहीं मिल रहा है, वो कहते थे कि बड़े प्लेयर है और उनको बहुत जल्द मैच में उतारेंगे। देसाई का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है वो है इंजरी। हर सीज़न कुछ ना कुछ इंजरी हो जाता है सिद्धार्थ देसाई को। ऐसा हम कहते हैं क्रिकेट में दीपक चहर जो कि CSK की टीम में, उनके साथ भी इंजरी का सीन रहता है, वैसे ही प्रो कबड्डी में सिद्धार्थ देसाई है। लगातार 2-3 सीज़न से इंजरी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुपर 10 स्कोर किया था कुछ मैचेस में हरियाणा स्टीलर्स के लिए। और फाइनल में इनको क्यों नहीं खिलाया मुझे समझ नहीं आ रहा है, लास्ट में उतारे जब मैच ऑलरेडी आप हार चुके थे। लेकिन इस बार भी हमें सिद्धार्थ देसाई प्रो कबड्डी के ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगले खिलाड़ी है विकास कंडोला। विकास कंडोला भी एक बहुत बड़े नाम बन गए थे सीज़न 6, 7 और 8 में जब वो हरियाणा स्टीलर्स के टीम में थे। उसके बाद सीज़न 9 में बेंगलुरु बुल्स ने इनको खरीदा था पवन शेरावत की जगह ऑक्शन में, और बहुत ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। डिसेंट सा सीज़न गया था, लेकिन उसके बाद सीज़न 10 में इनका डाउनफॉल और स्टार्ट हो गया और लास्ट 2 सीज़न का परफॉर्मेंस ने इनके नाम पे भी इम्पैक्ट पड़ा। विकास कंडोला एक बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, अभी भी ऐसा है, लेकिन 19 मैचेस में सिर्फ 70 रेट पॉइंट स्कोर कर पाए। और लास्ट सीज़न इनको 55.25 लाख में बुल्स ने अपना ABM कार्ड दिखा के वापस खरीदा, लेकिन विकास कंडोला चल नहीं पाए हैं। और ऑब्वियसली बेंगलुरु बुल्स इस बार इनको रिलीज़ करके नए खिलाड़ी को साइन कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और जितना मैं रणधीर सिंह शेरावत सर को जानता हूँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी दी है, लेकिन उतना खड़े नहीं उतर पाए। और विकास कंडोला इस बार एक नई टीम में हमें जाते हुए देख सकते हैं और इनको बुल्स की टीम रिलीज़ करने वाली है ऑक्शन के लिए। चलते अगले नाम पे, वो है परवेज़ भैंसवाल। परवेज़ भैंसवाल एक बहुत ही अच्छे कवर डिफेंडर माने जाते हैं, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं एशियन गेम्स, एशियन कबड्डी जैसे टूर्नामेंट्स में। तेलुगु टाइटंस ने इनको रिटेन किया था पिछले सीज़न और लगातार 2 सीज़न से टाइटंस में, लेकिन मौके ही नहीं मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता परवेज़ भैंसवाल को मौके ना दिए जाए। अजीत पवार को खिलाया जा रहा था, अगर आपको याद होगा, तेलुगु टाइटंस में, और परवेज़ भैंसवाल हमें ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लास्ट सीज़न 15 मैचेस में 8 टैकल पॉइंट्स ही सिर्फ स्कोर कर पाए थे और इनको अराउंड 68.20 लाख में रिटेन किया गया था। ये मैं आपको बता दूं, ये प्राइस ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियली इसी के आसपास इनको रिटेन किया गया था कह सकते हैं। और परवेज़ भैंसवाल 15 मैचेस में सिर्फ 8 टैकल पॉइंट स्कोर कर पाए, इतने बड़े डिफेंडर हैं। और श्रीनिवास रेड्डी से भी इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया कि परवेज़ को क्यों मौके नहीं मिल रहे, और उनका यही जवाब आता था कि परवेज़ अभी बहुत सारे मैचेस खेल के आए हैं और नेशनल्स भी खेले हैं, तो इसीलिए परवेज़ भैंसवाल को हम फ्री करना चाहते हैं, बाद में जब ज़रूरत होगा तो उनको मौके देंगे। लेकिन मौके भी मिले, फिर बाद में भी सब्स्टिट्यूशन में उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन रेलवेज़ के लिए अच्छा किए, फिर भी ये ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। आते अगले खिलाड़ी मंजीत दाहिया पे। मंजीत दाहिया भी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी प्रो कबड्डी के हैं और इनको बहुत बार यहाँ पे रिटेन किया जाता है, लेकिन रीज़न क्या है, ऑक्शन में 2 सीज़न से देखने को मिल रहे। हरियाणा में भी अच्छा खेले थे, प्राइस के कारण रिलीज़ हुए, फिर पटना में आए, अब पटना ने इनको ऑक्शन में खरीदा और कुछ मैचेस में अच्छा खेले, सुपर 10 लगाए, फिर चले, फिर नहीं चले। और इनका परफॉर्मेंस हम एक बार देख लेते हैं। सीज़न 10 में 22 मुकाबलों में 115 रेट पॉइंट्स और लास्ट सीज़न 92 लाख में इनको खरीदा गया था। बहुत महंगे पे महंगे होते जा रहे हैं ऑक्शन में, लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं था और सुधाकर और संदीप को पटना ने ज़्यादा प्रेफरेंस भी दिया, इनको मौके बहुत मिले। 22 मैचेस जब आप खेल लेते हो, परफॉर्मेंस डिसेंट सा रहा है और हरियाणा स्टीलर्स इनको रिलीज़ करेगी क्योंकि सचिन तन्वर को रिटेन करना है और भी प्लेयर्स हैं, अंकित कृष्ण धोल हो गए, तो इसीलिए मंजीत दाहिया इस बार हमें ऑक्शन में दोबारा देखने को मिलेंगे। यही रीज़न है कि मंजीत दाहिया को ऑक्शन में देना है, क्योंकि सचिन तन्वर को आप ज़्यादा पैसे दे के रिटेन करेंगे, उसके बाद कृष्ण धोल है, अंकित जागलान है, सुधाकर है, इसीलिए आपको मंजीत को ऑक्शन में भेज सकते हो। बाकी ऑक्शन में क्या होता है, ABM यूज़ होंगे क्या नहीं, वो एक सवाल है, लेकिन ऑक्शन में ज़रूर जाते हुए नजर आएंगे। अगले खिलाड़ी है यूपी योद्धास के फॉर्मर कैप्टन नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, लगातार यूपी के साथ जुड़े, सीज़न 5 से लेके सीज़न 10 तक हर सीज़न रिटेन हुए, ऐसा कोई सीज़न गया नहीं है जहाँ पे यूपी इनको रिटेन नहीं किया। इतने बड़े डिफेंडर साबित हो चुके हैं, लेकिन 2 सीज़न से लगातार जूझ रहे। लास्ट सीज़न का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउनफॉल इनका स्टार्ट हो गया है और इनका परफॉर्मेंस 16 मुकाबलों में 37 टैकल पॉइंट स्कोर किया है और यूपी ने इनको अंदाज 35.5 लाख में रिटेन किया था पिछला सीज़न। और अब प्राइस देखा जाए तो डिसेंट सा प्राइस में रिटेन किया, लेकिन नीतीश कुमार चल नहीं रहे। अगर मैं
बिल्कुल कम। अगर आप परफॉर्मेंस भी देखें 16 मुकाबलों में 37 टैकल पॉइंट। एक समय था जब इन्होंने 100 टैकल पॉइंट्स का आंकड़ा को छू गए थे, लेकिन अब एक ऐसा समय है जहाँ पे टीम्स इन पे भरोसा नहीं दिखाएगी। ऐसा मुझे लगता है यूपी की टीम इन पे भरोसा नहीं दिखाएगी रिटेन करने में, इनको ऑक्शन में भेज सकती है। ऑक्शन में भेजने के बाद एक एबीएम कार्ड का जो मौका मिलता है ना, उसमें से नीतीश कुमार को वापस लेने की ट्राई कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है एक बार के लिए रिलीज़ करना चाहिए कोच साहब को, एक नया डुओ के साथ स्टार्ट करना चाहिए। कि परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, लेकिन एबीएम कार्ड से ज़रूर आप ले सकते हैं, लेकिन ऑक्शन में जाते हुए ज़रूर नजर आएंगे। अगले खिलाड़ी विजय मलिक है। ऐसा हम सोच रहे थे कि यूपी योद्धा स्ट्रॉन्ग और हो जाएगी विजय मलिक के आने से, लेकिन विजय मलिक का खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल था। क्योंकि यूपी सुरेंद्र गिलो प्रदीप नरवाल के साथ जा रही थी, थर्ड रेडर की तरह विजय मलिक को साइन किया गया था और ऑक्शन में खूब पैसे यहाँ पे बरसे इन पे। 85 लाख में ख़रीदा यूपी ने और 14 मुकाबलों में 47 टोटल पॉइंट्स। एक ऑलराउंडर है और उसी रोल में इनको ख़रीदा गया था और दबंग दिल्ली के लिए बहुत सक्सेसफुल साबित होते थे। लेकिन पता नहीं यूपी में आने के बाद क्या डाउनफॉल इनका स्टार्ट हो गया और इतने मौके भी कोच साहब ने लास्ट में दिए नहीं। 14 मैचेस में 47 पॉइंट ज़रूर था, मौके भी मिले, रेडिंग में चले नहीं। एक सुपर 10 जब आप बस स्कोर करते हो तो समझ आता है कि विजय मलिक का डाउनफॉल बहुत हो गया है और इस बार भी हमें ऑब्वियसली ये ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बता सकता हूँ परफॉर्मेंस को देखते हुए विजय मलिक सीजन 11 के ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। आते अगले खिलाड़ी है यू मुंबा के सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र पाजी को भी इस बार यू मुंबा की टीम रिलीज़ करेगी। रिटेन किया गया था लास्ट सीजन भी, लेकिन सुरेंद्र सिंह लगातार गलतियों से अभी भी बाज नहीं आया है और डिफेंडर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एडवांस टैकल्स बहुत इस बार थोड़ा नियंत्रण रखा, लेकिन बाद में गुलाम रेजा सर ने इनकी जगह कोई और को खिलाया और इनको मौके नहीं मिले आगे। लेकिन परफॉर्मेंस भी उस तरीके का था। 18 मैचेस में सिर्फ आप 29 टैकल पॉइंट स्कोर करते हो तो पता चलता है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और सिर्फ 35.5 लाख में इनको रिटेन किया गया था। प्राइस भी ठीक ठाक था, कोई इतना ज़्यादा प्राइस नहीं था जिसमें रिटेन किया था मुंबा ने, कि गुमान ऑक्शन में थे। उसके बाद इन्होंने हैदर अली को रिटेन किया, उसके अलावा भी रिंकू को ज़्यादा पैसे दे के रिटेन किया, लेकिन सुरेंद्र सिंह ने वो इम्पैक्ट नहीं दिखाया लास्ट सीजन। अगर आप इस टैकल पॉइंट्स का परफॉर्मेंस देखो तो सुरेंद्र सिंह भी इस बार हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा युवा को करना चाहिए, इनको ऑक्शन में भेज सकती है। फिर अब क्या होगा ऑक्शन में वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन इस बार सुरेंद्र सिंह हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। चलते अगले प्लेयर पे। अगले प्लेयर महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह भी बुल्स के एक बहुत ही बड़े डिफेंडर साबित होते थे, लेकिन इस बार महेंद्र सिंह भी हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा होगा। महेंद्र सिंह से जितनी उम्मीदें थी उस तरह का परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाए युवा के लिए, और इनका परफॉर्मेंस बुल्स के लिए बहुत अच्छे डिफेंडर साबित होते, कप्तानी भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार इस सीज़न 10 में 16 मुकाबले में 31 टैकल पॉइंट्स और इनको 40.25 लाख में ऑक्शन में खरीदा गया था। अपने प्राइस को भी जस्टिफाई नहीं कर पाए और महेंद्र सिंह इस बार भी हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा युवा को करना चाहिए। इनको ऑक्शन में बेच सकती है और 2 फ्रेश कवर्स को साइन कर सकती है। क्या वो यंग खिलाड़ी हो सकते हैं जो भी यहाँ पे आई थिंक सुहेल चांडोक सर टीम के साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी सीईओ के रोल में, तो वो जरूर युवा कबड्डी सीरीज़ वो चलाते हैं, तो कोई ना कोई नया टैलेंट को ला सकते हैं और महेंद्र सिंह को भी युवा ऑक्शन में बेच सकती है और ये भी ऑक्शन में जाने वाले हैं। अगले खिलाड़ी है विशाल भारद्वाज। कितने लोगों को पता है सीजन 10 के ऑक्शन के बारे में, जहाँ पे विशाल भारद्वाज अनसोल्ड गए थे और ये एक शौक था क्योंकि इतने बड़े डिफेंडर है और एशियन कबड्डी एशियन गेम्स में खेल चुके थे उसी सीजन, और ये अनसोल्ड गए थे, किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर लास्ट राउंड में जाके दबंग दिल्ली ने अपना पैडल ऊपर किया और 20 लाख के बेस प्राइस में इनको खरीदा। ये एक शॉकिंग था। और परफॉर्मेंस की बारे में बात करें तो 19 मुकाबलों में 36 टैकल पॉइंट स्कोर किया था और 20 लाख के बेस प्राइस इतने सस्ते में आपको विशाल भारद्वाज मिल गए। कारण क्या है रिलीज़ होने में? परफॉर्मेंस तो डिसेंट था, लेकिन दबंग दिल्ली ऑलरेडी अंकित और योगेश के फॉर्मेशन के साथ आगे जाने वाली है। यही रीज़न है कि आपने ऑलरेडी डुओ बना लिया है और विशाल भारद्वाज अब उस डुओ में सेट नहीं होने वाले, क्योंकि अंकित और योगेश ये 2 डुओ जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का है, इसके साथ दबंग दिल्ली आगे जाएगी और विशाल भारद्वाज हमें इस बार भी प्रो कबड्डी के ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। और अभी यहाँ पे चंडीगढ़ की टीम के लिए अच्छा किया है परफॉर्मेंस, तो उम्मीद है कि ऑक्शन में अच्छा प्राइस में वो जा सकते हैं। आते हैं यहाँ पे अगले खिलाड़ी नीरज कुमार पे। पटना पायरेट्स ने लास्ट सीज़न आपको पता होगा ड्रॉप किया था, एक यहाँ पे आया था कि इनको रिप्लेस किया गया है किसी और खिलाड़ी से, और वो थे मयूर कदम। मुझे याद है मयूर कदम ने अच्छा भी खेला था, नीरज कुमार को ड्रॉप किया गया था। रीज़न आया था कि इंजरी हुई है, पता नहीं कितनी सच्चाई थी इस खबर में। बहुत सीज़न से पटना से जुड़े हैं, कप्तानी भी कर चुके, अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन 14 मुकाबलों में 31 टैकल पॉइंट से स्कोर कर पाए और 61.20 लाख इतने ज़्यादा पैसे में पटना ने इन्हें रिटेन किया था। और ये प्राइस ऑफिशियल नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये प्राइस कभी भी प्रो कबड्डी रिवील नहीं करती, अनऑफिशियल प्राइस है, ठीक है। तो 61.2 के अराउंड इनको रिटेन किया गया था। परफॉर्मेंस भी नहीं आया ऐसा कह सकते हैं, लेकिन पटना ने एक तरीके से इनजस्टिस किया
और मौके दे सकते थे, लेकिन उसके बाद इनको ड्रॉप किया गया। रिप्लेसमेंट मयूर कदम को खिलाया और नीरज कुमार इस बार भी हमें ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सीज़न के बाद नीरज कुमार हमें इस बार ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। आते अगले खिलाड़ी के साथ। अगले खिलाड़ी अमन अंतिल है और बेंगलुरु बुल्स के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल डिफेंडर साबित हुए। इनका और सौरभ नांदल का डुओ बहुत सक्सेसफुल होता है, लेकिन पिछला सीज़न बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक गया और इनको कोच रणजीत शेरावत ने बाद में रण सिंह को मौका दिया, अमन अंतिल को बाहर किया स्क्वाड से, क्योंकि अमन अंतिल उतना अच्छा फॉर्म में लग नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रैक्टिस उतना अच्छे से कर नहीं पाए थे और 13 मुकाबलों में सिर्फ 22 टैकल पॉइंट स्कोर कर पाए थे। एक समय था तो 50-60 टैकल पॉइंट स्कोर करते थे और इनको 30 लाख के अराउंड रिटेन किया गया था। और ये अनऑफिशियल प्राइस है, मैं आपको भी बता दूं। जहाँ पे आपको सिंबल बना हुआ दिख रहा है, आप समझ जाना ये अनऑफिशियल प्राइस ही, रिटेंशन प्राइस है और इनको रिटेन किया जाता है बुल्स के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बुल्स इनको ऑक्शन में भेज सकती है और उसके बाद FBM कार्ड रह सकता है कि बहुत सारे टीम्स इनके पीछे जा सकती है। आसान नहीं होने वाला है रिलीज़ करना, लेकिन अमन को बुल्स की टीम रिलीज़ कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आते हैं यहाँ पे आखिरी खिलाड़ी रोहित गुलिया के साथ। रोहित गुलिया भी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहते हैं। प्रो कबड्डी के गुजरात जायंट्स, पटना पायरेट्स, फिर गुजरात में आए। पटना के लिए सीज़न अच्छा खेले थे, फिर बीच में अच्छा नहीं खेले, फिर पटना में अच्छा खेले, फिर प्राइस के कारण रिलीज़ किया। उसके बाद ये वापस गुजरात में आ गए थे अपने पुराने टीम में, जहाँ से कैरियर स्टार्ट किया था। 16 मुकाबलों में सिर्फ 50 रेट पॉइंट स्कोर कर पाए थे और 58.50 लाख में इनको ऑक्शन में खरीदा गया था और अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए। सिर्फ 50 रेट पॉइंट्स था। उसके बाद कोच साहब बहुत चेंजेस करते थे, कभी नबी बख्श को खिलाते थे, कभी रोहित गुलिया को खिलाते थे, कभी सोनू को खिलाते थे। तो चेंजेस भी बहुत हुआ और एक तरीके से सेट नहीं हो पाए गुजरात के लाइनअप में। इसीलिए रोहित गुलिया को ऑक्शन में भेजना चाहिए और रोहित गुलिया भी इस बार हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये ऐसे 15 बड़े प्लेयर्स के नाम मैंने आपको बताया जो कि मेरे हिसाब से प्राइस और फॉर्म के बेसिस पे ऑक्शन में जा सकते हैं। आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से कौन से बड़े प्लेयर्स ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हो? इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। अगला वीडियोस भी हमें प्रो कबड्डी पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।